अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ उवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह तारीखी सुबह है, तारीख रकम हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो काम कौन हुआ से है। दो काम हुए हैं एक्चुअली। आप कौन से वाले की, पाकिस्तान वाले की बात करें? बैरून मुल्क पाकिस्तान में तो ये होता रहता है, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसे जो है वो अचानक से एक मिनट में खुश हो जाते हैं, फिर अगले मिनट आप लोग जो है वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, फिर खुश होते हैं। तो ये तो चलता रहेगा। सही इस तरह है। तो बाहर क्या हुआ ऐसा? इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में पाकिस्तान में तो इस तरह चलता रहेगा, लेकिन असल तो बाहर हुआ है भाई। अमेरिका में तारीख रकम हुई है पहली मरतबा। अमेरिका में उस पर भी उसने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंतखाबी अमल में जो है वो गड़बड़ कर रहा है अदालतें। अच्छा सेम जुमले, अगर आप वो जो कॉन्टेक्स्ट है जुमले का वो या मुल्क छोड़ दें, वो जुमला उठाकर यहाँ पाकिस्तान में चस्पा कर दें, पाकिस्तान के जुमले उठाकर अमेरिका में रख दें, आपको लगेगा कि कोई फर्क नहीं है। ऐसे चल रहा है। देखिए क्या है, उसने इत्तेफाक है, पाकिस्तान अमेरिका के लेवल तक पहुँच गया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो ये असलम फेल हुआ। असलम फेल हो गया बिल्कुल। देखिए असलम के फेल होने पे ना जाए, खुदारा जो पप्पू पास हुआ है उसकी तरफ जाएं। असलम के फेल होने पे तकिया ना करें। नहीं कोई बात नहीं, असलम फेल हुआ है तो हम कह सकते हैं, हमारे पास जस्टिफिकेशन है कि भाई असलम देखो मैं फेल हुआ हूँ तो असलम भी फेल हुआ है ना। और ये होता है, आप दूसरे लोगों को देखकर सीखते हैं ना। हाँ बस सीख तो जाए। जब आप अच्छी चीजें देखकर सीख सकते हैं तो फिर आप गड़बड़ वाली चीजें भी सीख सकते हैं। ट्रंप पे वैसे पर्चे कितने हुए? मतलब 34 पर्चे, 34 नहीं 34 तो इल्जामात हैं। 34 इल्जामात है ना, तो पर्चे 34 ही होंगे ना। हर पर्चा एक इल्जाम मैंने लगा लिया। नहीं, एक एफआईआर में भी बहुत सारे इल्जाम लगाए जा सकते हैं। आपको कैसे पता? नहीं मैं पूछ रही हूँ, नहीं पता नहीं है मुझे। मैंने भी अंदाजा लगाया 34 इल्जाम है तो 34 पर्चे। मैंने कहा कराओ पर्चे। क्या नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता। ये अमेरिका की बात हम कर रहे हैं, हम सरगोदा की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हो सकता है कि बंदा चीचावतनी में बैठा हो और पर्चा उस पर कोयटा में हो जाए, हालांकि वो कोयटा गया भी ना हो, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीज हो नहीं सकती। वहाँ पे स्टिल कुछ ना कुछ कानून और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर किया जाता है। तभी तो ट्रंप ने भी गिरफ्तारी दे दी। वैसे वो भाग भी नहीं सकता था, उनका सिस्टम उस तरह का है नहीं कि वो कहीं दौड़े भागे। अपने जहाज में खुद वो बैठ कर गया बेचारा। हाँ बिल्कुल, उसने गिरफ्तारी के लिए पेश किया। छोटा सा उसका जहाज, उसमें वो चला गया और वहाँ जाके उसने कहा प्लीज अरेस्ट मी फॉर द जो भी उसका प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ा दोनों ये मुल्कों की सूरत हाल एक जैसी चल रही है, कहीं एक जैसी है। वो नेतन्याहू जो है वो इजराइल में वो जो हमने बताया था कि उसके ऊपर रिफॉर्म्स कर रहा है, अदालती रिफॉर्म्स कर रहा है। तो हर जगह कुछ, पाकिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है जो दुनिया के एक एक मुल्क में एक एक चीज हो रही है। अदालती रिफॉर्म भी यहाँ हो रहे हैं, नैब कवानीन भी यहाँ पर बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है उनके साथ, और अदालतें फैसले भी यहाँ पर ले रही हैं। पकड़ धकड़ भी इधर हो रही है। ट्रंप में सिर्फ, उधर अमेरिका में सिर्फ पकड़ धकड़ हो रही है, फिर इजराइल में सिर्फ अदालती रिफॉर्म्स हो रहे हैं। इसी तरह भारत में जो है कुछ और हो रहा होगा। तो उन मुल्कों में हमारी एक एक चीज फॉलो हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप अप कर रहे हैं। हमारे दुनिया में रमजान चल रहा है, हमारे यहाँ भी रमजान चल रहा है। ये भी देखें आप, कैसी टेक्निकल बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बातें सोचा करें, ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोचा करें। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। अच्छा आज बड़ी एक अहम दुआ चुनी है। किस हवाले से है वो दुआ ये है कि अगर आपको किसी हाकिम के जुल्म या शर का डर हो, अच्छा उससे तो उससे बचने के लिए जो दुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है वो दुआ। अच्छा अब वो हाकिम ज़ाहिर है कोई भी हो सकता है। हाकिम का मतलब ये नहीं है कि वो कोई ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म सदर वो मुल्क का हाकिम हो, आप इदारे का हाकिम भी हो सकता है। इदारे का हाकिम हो सकता है, किसी ओहदे पर, ऐसे इन्फ्लुएंशियल ओहदे पर बैठा हो सकता है कि आप उससे कमजोर होंगे। बिल्कुल, आप जा रहे हैं मिसाल के तौर पर पेंशन लेने के लिए, वहाँ पर जो हाकिम है वो मसाइल खड़े कर रहा है, या कोई भी ऐसा काम है कि जो कि किसी साहिब हैसियत के या साहिब इक़्तिदार के हाथ में है। बिल्कुल, तो अगर वहाँ से जुल्म का या वहाँ से नाइंसाफ़ी का खदशा है, डर है, तो फिर उस सिलसिले में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई है वो आइए देखते हैं। ए अल्लाह, सातों आसमान और अर्श अज़ीम के मालिक, फ़लाँ हाकिम के शर से और सारे शरीर इंसानों, जिन्नों और उनके पैरोकारों के शर से मेरी हिफाजत फरमा कि उनमें से कोई मुझ पर जुल्म व ज़्यादती न कर सके। जो तेरी पनाह में है वो बाइज़्ज़त है, तेरी सना और सिफ्त बाज़मत है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और सिर्फ तू ही माबूद बरहक है। ये वो दुआ है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि जब किसी हाकिम का डर हो किसी भी मामले में तो ये दुआ पढ़ी जाए। और इसमें जो फ़लाँ बिन फ़ना है उसमें ज़ाहिर उस शख्स का नाम आ जाएगा, तो वो तर्जुमे में भी और दुआ में भी, तो वो आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी आपको लगे कि कोई ख़तरा है, कोई डर है किसी हाकिम से, तो आप उसका नाम लेकर और इस तरीके से ये दुआ कर सकते हैं। और ये वो दुआएँ हैं जो कि मसनून दुआएँ हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये दुआएँ फरमाई हैं, ख़ुद इन दुआओं की तालीम दी, तो वो दुआएँ हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट
की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये दुआएं करते हुए ये यकीन रखें कि जिसकी निस्बत से कर रहे हैं बिल्कुल उनके अल्फाज हैं, उनकी ही निस्बत जो है वो हमें दुनिया में और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाएगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म, इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए, नवाज शरीफ। पीटीआई का केपी में इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला। पीपल्स पार्टी का पंजाब के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ाकर 21% कर दी। अमेरिका में तारीख रकम, साबिक सदर ट्रंप को गिरफ्तार करके कारोबारी जालसाजी के 34 इल्ज़ामात आयद। अदालत में पेशी के बाद खिताब, ट्रंप ने अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मदाखलत करार दे दिया। इसराइली पुलिस का तुलुए आफ्ताब से पहले मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमला। ढाका में कपड़े की मार्केट में आतिशज़दगी, सैकड़ों दुकानें जलकर खाक। और ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक पर पाबंदी, बरतानिया ने जुर्माना आयद कर दिया। जी, ये थी सूरत हाल ख़बरों की 60 सेकंड न्यूज़। और बात करते हैं कि जी दुनिया में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी खबर जो हम शुरू में बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब, ट्रंप भाई पर फ़र्द जुर्म आयद करने की बात हुई तो उनके बड़ी तादाद में हामी एहतजाज के लिए बाहर निकल आए। लेकिन ज़ाहिर निज़ाम अदल अमेरिका का ऐसा है कि उसके सामने किसी की नहीं चली। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, उसके बाद अदालती कार्रवाई के बाद फिर रिहा कर दिया। और यूँ डोनाल्ड ट्रंप पहले अमरीकी सदर बन गए हैं जिन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ये हिस्टोरिकली जो है वो ये एक बड़ा ज़बरदस्त, एक बहुत बड़ा वाक़या है। और उन्हें 34 इल्ज़ामात का जो है वो सामना है। कारोबारी लेन देन में झूठ बोलने के हवाले से 34 इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए हैं। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो है कि एक फहश फिल्मों की में काम करने वाली खातून को खामोश रहने के बदले उन्होंने $1,30,000 बतौर रिश्वत देने का कहा, जिसको हश मनी कहते हैं कि तुम चुप रहना हमारे ताल्लुकात के बारे में। अब अमेरिका में ये जुर्म नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है वो उनके कारोबार की तहकीकात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें झूठ तो नहीं बोला गया। तो ट्रंप पर अच्छा एक और मुमकिन जो मतलब उन्होंने वो चीज़ छुपाई थी। बेसिकली ये जुर्म नहीं है कि आपने ताल्लुकात रखे अजीब, हाँ, ज़ाहिर है। और ये जुर्म नहीं है कि आपने उसको खामोश कराने के लिए पैसे दिए, बस आपने उसको झूठ बोला। ये वही क्लिंटन वाला मामला था, झूठ प्रॉब्लम है, झूठ प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही है। क्लिंटन का भी यही मामला था ना कि वो मोनिका लेविंस्की जो है उसके साथ उसके ताल्लुकात सामने आए, तो वो ताल्लुकात का मसला नहीं था, ताल्लुकात छुपाए क्यों भाई। तो ये चीज़ जब आपने छुपाई तो बेईमानी है बेसिकली ना, वो बेईमानी वाला सिलसिला उधर ज़्यादा उस पे लोग शोर मचाते हैं। अच्छा, एक और मुमकिन इल्ज़ाम जो है वो खुफिया दस्तावेज़ात की तहकीकात में रुकावट बनने का भी हो सकता है। इस तरह ये तफ्तीश भी हो सकती है कि उन्होंने जो बाइडन की जीत को शिकस्त में बदलने की कोशिश की थी या नहीं। अच्छा, धांधली की कोशिश की थी या नहीं, बड़े भाई मामला आते हैं, बड़े मामला आते हैं। अच्छा, ये बात अलबत्ता अहम है कि अमेरिका में सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो भी सियासत में हिस्सा ले सकता है। और यूँ जो ट्रंप जो है वो सदारत की जो दौड़ है अभी उसमें शामिल है, तो वो नाअहल नहीं होंगे। हाँ, फिलहाल बिल्कुल। तो आप लोग जो उनकी नाअहली के लिए दुआएं मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने तो नहीं मांगी। मेरा क्या लेना देना, ट्रंप आए, बाइडन आए, क्लिंटन आए, बुश आए, जो आए, वो उनका अपना मुल्क है, अपने उनके मामलात हैं। बस हमारे मुल्क के साथ ज्यादा छिड़खानियां ना करें, जिस किस्म की उनकी रिवायती आदात रही हैं उससे जरा गुरेज करें, तो बाकी तो वी आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, इससे पहले भी दुनिया भर में आला ओहदों पर फाइज अफराद जो है उन पर मुजरिमाना इल्जामात का सामना उन्होंने भी किया है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप है जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जी 34 इल्जामात है। इसके अलावा इस्राएली वज़ीर आज़म जो हैं नेतन्याहू, उनको भी करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है। उधर भी बड़े मुजाहिरे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसी किस्म की हैं, सूरत हाल ख़राब है। फिर ब्राज़ील के सदर बनने वाले जो हैं लुइस लूला डी सिल्वा, उनको करप्शन के इल्ज़ामात के तहत 18 माह के लिए जेल जाना पड़ा था। बिल्कुल। फिर अर्जेंटाइन के जो की नायब सदर क्रिस्टीना फर्नांडिस, उन्हें भी करप्शन के इल्जामात के तहत 6 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। खवातीन भी पीछे नहीं है, भाई, मतलब भरपूर विमेन एम्पावरमेंट का इधर जो है वो मुजाहिरा हो रहा है। फिर अच्छा, इस फहरिस्त में शामिल मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम भी
शामिल हैं जिन्हें माजी में 2 बार कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। बिल्कुल। फिर इटली के सिल्वियो बर्लुस्कोनी, उनकी किस्मत में भी मुख्तलिफ इल्जामात का सामना लिखा था। जब वो वज़ीर आज़म के मनसब से उतरे थे तो उन पर फ्रॉड, गबन और रिश्वत जैसे इल्जामात आयद हुए थे और 1 साल की कम्युनिटी सर्विस की उनको सजा सुनाई गई थी। कम्युनिटी सर्विस करो, फ्रॉड किया, चलो झाड़ू लगाओ, ये क्या सजा है? बिल्कुल, बस वो ह्यूमिलिएशन कि लोग देखें और वो तो ठीक है, वो भी करे। ये वाला सिलसिला भी होता है बाहर। मतलब एक झूठ पे जो है वो अमेरिका जैसे मुल्क का सदर जो है उसकी पकड़ हो रही है अब एक झूठ पे। देखिए, अंदाजा लगाएं। सही। तो मैं कुछ नहीं कहूंगी इसके बाद, और इसको बिल्कुल पाकिस्तान की सिचुएशन से पॉलिटिकली कंपेयर नहीं करूंगी। चलिए आगे बढ़े। जदीद दौर में आपको लेकर चलते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से हमारी जिंदगियां जो हैं वो अब मतलब भरपूर तरीके से मुतासिर हो रही हैं उससे। अच्छा, तरक्की जो है बहुत सारे ममालिक ने की है और बहुत सारे तरक्की जो है ममालिक कर रहे हैं। अच्छा, अब जिस मुल्क के कल्चर में ये डिजिटल शोबा जो है वो जज्ब हो गया है, उसकी आमदनी में गैर मामूली इजाफा देखने में आता है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत तेल की पैदावार, अपना इन्हिसार कम करने का और डिजिटल शोबे की तरफ अपना भरपूर जो है वो तवज्जो लगा दी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब को डिजिटल जो एक हब है वो बनाने की कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं। इसके लिए वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है वो कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछाया जा रहा है, वहाँ पर डेटा सेंटर्स कायम हो रहे हैं और मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो ये बहुत सारे शोबों में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वहाँ पर काम शुरू हो गया। माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल, ओरेकल और मेटा, एप्पल समेत दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सऊदी अरब का रुख कर रही हैं और यहाँ से खूब कमा रही हैं। बिल्कुल। अफ्रीका, यूरोप, एशिया के दरमियान एक डिजिटल हब की शक्ल इख्तियार करना चाह रहा है ये सऊदी अरब, और ये जो होगा, और ये होगा बिल्कुल ये होगा। सऊदी अरब के पास किसी चीज की कमी नहीं है, पैसा उनके पास बेतहाशा है तेल का। वो तेल का पैसा वो देंगे, एक्सपर्ट्स को बुलवाएंगे और वहां पर अपनी जो इंडस्ट्री है जबरदस्त काम करेंगे, बिल्कुल काम पे लगाएंगे। सही। अब जो काम होते हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, ये भी अगर मैं आपको बता दूं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़ाहिर है जिनका इंतकाल हो जाता है तो वो जो पीछे रह जाने वाले होते हैं उनसे मुलाकात की हसरत होती है उनके दिल में कि हाय हम उनसे काश दोबारा देख सकते। अब माजी में तो इस तरह ना जादू टोना करने वाले, ये मरने वालों के पैगामात जिंदा लोगों ख्वाब में आएगा, आप ये काम कर लें, जरा ये रख लें, पौधा लगा लें तो ख्वाब में आ जाएगा आपको। अच्छा, मतलब हर किस्म का जादू जो है वो कोशिश। मतलब ये मैंने क्योंकि पहली दफा सुना ना, पौधा लगा ले तो वो मैंने कहा शायद हो सकता है इस तरह होता हो, कोई कहानी होती हो। पौधा लगा लें, कौवे का सर काट के पौधे पे लटका दें, इस किस्म की चीजें हमेशा मतलब मतलब इस तरह की। अब चीन में इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा जादू वादू खत्म करो, मरने वाली तस्वीर और आवाज की रिकॉर्डिंग आपको चाहिए और कफन दफन करने वाली जो कंपनियां हैं इन 2 चीजों के जरिए मरने वालों को डिजिटल जिंदा रूप दिखा सकती है। मतलब इस काम के लिए उन्होंने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर है मिड जर्नी, उसका इस्तेमाल किया है और लोगों को यूँ लगता है कि जैसे वो जो बिछड़ने वाला है वो दोबारा उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल जरूर जहन में आता है कि मर जाने वालों से डिजिटल रूप में मुलाकात करने से दुख कम होता है या जुदाई का सदमा ज्यादा होता है? और बातें क्या होती हैं? मैं ये भी सोच रही हूँ कि बातें क्या होती हैं और भाई मतलब, कैसे हो, नहीं क्या हो रहा है उधर, ये इस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं तो वो आगे से करके देख लीजिए, तो वो आगे से जवाब देंगे, पूछ लेते हैं। तो अवैस फिर आपको इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं फिर आपसे बात करूंगी ना। मुझसे अब यही कर लें। ये अजीब एक साइंटिफिक बात की आपने, बंदा मार दो उस चक्कर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में फायदा होगा भाई। आपके कोई रिश्तेदार, कोई परदादा, कोई परनाना, परनानी वानी, किसी से आपके मुलाकात का दिल नहीं है? चैट जीपीटी टाइप करें और उस पर जाके बातचीत करना शुरू कर दे। लाहौल वाला को भाई नाज़रीन ब्रेक ले लें, इस तरह की बातें जो है ना वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अजीब बातें कर रही हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। रमज़ान जब आता है तो ज़ाहिर है हम सब ये जानते हैं कि कीमती चीज़ों की आसमान से बातें करती हैं। अब उन कीमतों को किसी ने तो मॉनिटर करना है। अगर DCAC अपना काम नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि शिफा और अवैस अपना काम नहीं करेंगे। तो शिफा और अवैस ने ये तयन किया, ये तहिया किया, ये बेड़ा उठाया है कि हम आपको बताएंगे कि DCAC रेट आपके शहरों में अशिया खुरनोश के क्या हैं और किस पर वो चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर आपको मिल रही हैं वेल एंड गुड, नहीं मिल रही हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने जो मुतल्लिका दफातर है वहाँ पर जाकर। आपको दिखाते हैं महंगाई मीटर।
आपने देख लिया जी मार्केट में किस चीज़ को किस रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। अब जब आप ये मार्केट से चीज़ें खरीदेंगे, हाँ मतलब होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आप मार्केट से चीज़ें खरीदेंगे तो वो सही इस्तेमाल करेंगे, उसका कुछ खाना वाना बनाएंगे। और खाने बनाने के लिए आज जो हमारी सबसे अहम शख्सियत है जिनको हमने गेस्ट के तौर पर बनाया, बताएं जी कौन? बताते हैं आपको। खाना बनाने के लिए जाहिर है हम देखते हैं रमज़ान में हम बहुत लथार्जिक हो जाते हैं, हमारे एक लाइफस्टाइल भी ऐसा है, फिर खाना भी हम ऐसा खा लेते हैं, तबीयत बेहतर होने के बजाय बिगड़ने लग जाती है, लोग फ्रेश होने के बजाय ख़राब से हो जाती है, ज़रा ढीले हो जाते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि शेफ़ जो होते हैं, शेफ़ पाकिस्तान के मारूफ शेफ़, उनके घरों में किस किस्म की अफ्तारी होती है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ महबूब, पाकिस्तान के नामवर कुलिनरी एक्सपर्ट हैं। इनसे हम जानेंगे इनके घर में क्या रूटीन होती है, कैसा रमज़ान गुजारते हैं, खाना पीना क्या होता है, क्या ये बनाते हैं या घर में जो हाउस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर फाइनेंस, वो उसकी फाइनेंस की और हर चीज़ की जो एक्सपर्ट होती है वो बनाती हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या होता है इनके घर में रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? खैरियत से? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक सर, रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। ये बताएं कि अफ्तार जो है वो शेफ़ महबूब के घर कैसी होती है, क्या लवाजमात होते हैं? हाँ, खाना पीना बाकी चीज़ें ज़ाहिर बात है, इबादत तो रमज़ान का हिस्सा है, लेकिन मेरा तो बस वो अफ्तार हमारा हर साल चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ। इस दफ़ा मेरी वाइफ ने ऐलान किया कि भाई शुरू के 3-4 दिन में खाना पकोड़े बने, पकोड़े बंद हो गए। और हुआ ये कि मैंने शुरू के दिनों में ही, तीसरा चौथा दिन था, मैंने वो चिकन पेस्ट बना लिए, सैंडविच स्प्रेड, कोई 4-5 फ्लेवर्स के मुख्तलिफ। तो अब अफ्तार के टाइम पे समोसे, रोल घर के बने हुए और पैन फ्राइड, डीप फ्राइड नहीं, और साथ में वो सैंडविचेस कर दिए। तो पकोड़े बंद हो गए पहली दफ़ा। पकोड़े बंद हो गए। अच्छा, ये वैसे ज़रा समझा भी दें लोगों को कि ये पकोड़ों का और जो रमज़ान का ताल्लुक क्या है, ये ज़रा समझाएं थोड़ा सा। ये आदत की बात है। अब वही वाली बात है, शुरू के 4-5 दिन मैंने वाइफ से जो बात की, उन्होंने ये कहा कि पकोड़े नहीं तो रमज़ान तो बिल्कुल, लेकिन पहले दिन एक दिन हमने पकोड़े माइनस किए, सैंडविचेस रखे, यकीन करें किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई पकोड़े आ गए, और ऐसे एक दिन के अंदर ख़त्म हुआ। ये आदत की बात है। आप अगर पहले दिन से या कुछ दिनों बाद भी अगर आप चेंज करते हैं, तो हमारे यहाँ चेंज थोड़ा ज़रा मुश्किल से एडजस्ट एक्सेप्ट करते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन ये इतना ईजी है। मैं तो अपने घर की मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक दिन पकोड़े बंद हुए, अगले दिन वो छोटे मिनी सैंडविचेस हमने बना दिए, और स्प्रेड बना पड़ा हुआ है। स्प्रेड का फ़ायदा ये है कि अफ्तार के बाद भी लेट नाइट आपको खाना है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वो अपने स्प्रेड डबल रोटी पे लगाया और खा लिया। तो पकोड़े माइनस हो गए इस दफ़ा अचानक से। गुड, बिल्कुल सही है, पकोड़े माइनस हो गए। पकोड़ों पे तो बड़ा बैन लग गया भाई शेफ़ महबूब के घर में। अब देखते हैं कि हमारे घरों में हम कब इतना बेहतर तरीके से इरादा करते हैं कि हम भी पकोड़ों को घरों में बैन करें। ये बताएं शेफ़ महबूब के ड्रिंक्स का जो मामला होता है वो क्या होता है, क्या पीना आपको लगता है कि ज़्यादा सेहतमंद है अफ्तारी के वक्त? मेरे घर में हम लोग खुद बनाते हैं, एक मिक्स बनाते हैं, इसमें बादाम, खसखस, सब्ज़ी, इलायची और ये सारा पकाते हैं और खूब पका के इसको बिल्कुल बारीक पीसते हैं, तो पेस्ट बना के इसको फ्रीज़ कर देते हैं। बस फिर ये सिंपली हमने इसको दूध में मिक्स किया या कोई लाल शरबत डाल दिया, और ये हमारा फिक्स। अदरवाइज़ उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑरेंज के शरबत आते हैं या मैंगो के आते हैं, वो भी एक आध चलता है, लेकिन मोस्टली ये चलता है। सही। तो ये बताएं कि अक्सर औकात ये देखा गया कि रमज़ान में लोग ज़रा सुस्ती माइल हो जाते हैं, ख़ासतौर पर अफ्तार के बाद, तो ऐसा क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है इस चीज़ से? मेरे ख्याल में रमज़ान में सबसे बड़ा जो इशू है हमारा, वो एक तो हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। आपको पता है कि 8-10 दिन तो वैसे ही उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हमारे खाने पीने का टाइम, ज़ाहिर बात है, आपका जिस्म एक टाइम पे नाश्ता, एक टाइम पे खाना, उससे आदी होता है, निज़ाम हज़म जो होता है वो भी इससे एडजस्ट होता है, तो वो 8-10 दिन उसमें लग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एडजस्ट होते हैं, हमारे यहाँ जो उसके बाद अफ्तार के बाद से जो सहरी तक हम तबाही मचाते हैं ना, वो तबाहियाँ जो है हमें आखिर आगे जाके ये इतना ज़्यादा लेथार्जिक कर देती हैं कि फिर हम किसी काबिल नहीं रहते। तो अफ्तार के फ़ौरन बाद एक तो अफ्तार में क्या खा रहे हैं आप, फिर उसके बाद शरबत की मिक़दार कितनी पी रहे हैं। कोई 6-6, 8-8 गिलास अगर आप पी रहे हैं तो वो आपको इवेंचुअली डाउन, लोगों के वज़न बढ़ जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि 14-15 घंटे अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और आपके वज़न बढ़ रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप खा क्या रहे हैं। और उसके बाद फिर मुर्गन खाना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि मुर्गन, डीप फ्राइड फूड्स का ट्रेंड होता है,
फिर अफ्तार नहीं किया, उसके फ़ौरन बाद आपने खाना खा लिया। ये बहुत सारे घरों में होता है, मेरी वालिदा के घर में ये होता है। हम लोग नहीं खाते, हम लोग अफ्तार करते हैं, उसके बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे तक खाना खाते हैं, फिर लेट जागते भी हैं। तो मसला ये है कि एक तो आपने एकदम अचानक, फिर आपका एक जहन में रखेगा आपका मेटाबॉलिक रेट, यानी जिस तरह हम कैलोरी बर्न करते हैं, ये सुबह के टाइम तेज़ होता है, रात के टाइम ये सबसे स्लो हो जाता है। तो इसी वजह से वज़न भी बढ़ता है। लेथार्जी जो है ये बेसिकली फैटी फूड और डीप फ्राइड फूड्स और ये शुगरी फूड्स की वजह से एंड ऑफ द डे, यानी जितने दिन बढ़ते जाएंगे आपको लेथार्जिक होते जाएंगे। थोड़ा ज़रा कंट्रोल करना शुरू करें। देखें, मैंने आपको मिसाल दे दी कि हमारे घर में हम इसी तरह कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे कि आप एक्टिव भी रहेंगे, काम भी करेंगे और कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि आपका क्या रूटीन है? ज़्यादातर घर की अफ्तारी प्रेफर करते हैं या बाहर की अफ्तारी, और क्या सिलसिला होता है आपका रमज़ान में? बाहर का खाना मेरे ख्याल में मुझे कोई 8-10 साल हो गए मैंने कोई रेयरली खाया हो। अच्छा। बाजार का खाना मुझे अब दोस्त इनवाइट ही नहीं करते। अफ्तार पहले होता था ना शहरी पे, अब नहीं इनवाइट करते, उनको पता ही नहीं आएगा। तो बाजार का खाना तो हो गया बंद जमानों से। ठीक है। अच्छा, घर का खाना मेरी वाइफ भी बड़ा अच्छा पकाती है। मुझे कुकिंग का शौक बहुत है, तो मैं तो दिन रात लगा रहता हूँ। मुझे तो बस खाना, घर आता हूँ तो मैं बस ये होता है कि भाई काम से जैसे शूट से आया वापस, मेरा ये होता है भाई आज मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ मैं पकाऊँ, मुझे मज़ा आता है। मैं अपने हाथ का भी खाता हूँ, ज़्यादा पसंद वो नहीं आता, ज़्यादा पसंद घरवाली का आता है, वो बड़ा अच्छा बनाती है, तो दोनों मिलके बनाते हैं। सही। तो सबसे अहम सवाल अब मैं कर रहा हूँ आपसे, आपकी बेगम कैसा खाना बनाती है, ये आप जरा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, अच्छा बनाती है, अच्छा कुकिंग करती है। मेरे और उनकी कुकिंग में देखें डिफरेंस ये है कि मेरी नॉलेज ज़्यादा है, तो मेरे पास चॉइसेस ज़्यादा है, मेरे पास वैरायटी ज़्यादा है। ये एक फ़र्क है बस, बाकी तो कुकिंग का स्टाइल उनका बड़ा अच्छा है। गुड, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने कहा ना कि आपके पास चॉइसेस ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। कोई शेफ अगर होता है तो ये जो रेसिपीज, एक तो उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो होता है बड़ा खास, बताते नहीं है किसी को, और दूसरा ये होता है कि रेसिपीज डेवलप करते हैं। ये कब किस स्टेज पर जाकर एक जो शेफ है वो रेसिपीज डेवलप करने लग जाता है? ये वक्त के साथ आता है। बहुत अरसा मुझे भी लगा। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है इसके बारे में, प्रैक्टिस करना पड़ता है। सबसे अहम चीज़ जो है, अब मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं घर में कुकिंग बहुत करता हूँ। बहुत सारे लोग शेफ्स घर में कुकिंग नहीं करते, वो सिर्फ स्टूडियो के तक होता है, कुकिंग की, घर गए उसके बाद बोलते हैं जी घर का काम तो बेगम ही पकाएगी। मैं कुकिंग बहुत करता हूँ, मुझे शौक है। आप जब ये प्रैक्टिस करते जाएंगे और थोड़ा ज़रा इसके बारे में पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट और फिर उसकी कॉम्बिनेशन जहन में आती जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा कि फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रेसिपी लिखना। तो बहुत इजी है। आपका जब पहली मर्तबा टेस्ट लिया गया था, किसी ऑडिशन कह लें उसको, कुकिंग टेस्ट आपका पहला जो था वो क्या था? वो मैं जॉब कर रहा था जर्मनी में, तो वहाँ पे मैंने उस टाइम मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा शेफ़ हूँ। तो मैं एक रेस्टोरेंट चेन थी, उसके लिए मैं जॉब कर रहा था वहीं पे जर्मनी में, और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी न्यूयॉर्क में जॉब के लिए। तो मैं तो सीवी लेके चला गया। उन्होंने कहा भाई सीवी के इधर खड़े हो जाओ और बनाओ, बिरयानी बनाओ, कौरमा बनाओ और कढ़ाई बनाओ, ये 3 आइटम्स। तो पहला टेस्ट मैंने दिया था, पास हो गया था। सही है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट तो आपने बताया, आप अब ये हम नहीं पूछेंगे कामयाब था या नाकाम था, उसमें आपको कैसा वो फीडबैक उनकी तरफ से मिला। लेकिन अगर किसी ने कोई शेफ रखना हो या कोई शेफ जो है उसका टेस्ट लेना हो, तो कौन सी डिशेज ऐसी हैं जिसको आप लाजमी उससे पकवाएं? पाकिस्तानी खाना तो डेफिनेटली राइस और करी की डिश, ये तो मस्ट है। ये 2 ही डिशेज ऐसी हैं जो आपका पता लगता है कि आपको कुकिंग कितनी आती है। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। अब ये इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, अब आप ज़ाहिर है एक बहुत बड़े शेफ हैं, बहुत आपने जो है वो अचीव किया, क्या चीज़ ऐसी है जो आप करना चाहते हैं अब? मेरा बचपन का शौक है। मैं जिस प्रोफेशन में आया था पहले दिन मेरा ये इरादा था कि मैं टीच करूंगा। तो अब दुआ कीजिए कि मैं इतना सीख जाऊं कि मैं पढ़ाने के काबिल हो जाऊं। नहीं, इतना सीखे हुए तो आप हैं सर। आप टीवी पे लोगों को, दुनिया को सिखाते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल वॉच यू, आपकी रेसिपीज को फॉलो करते हैं, तो सिखाते तो आप हैं। ये शौक तो आपका ये हुआ है पूरा। हाँ, ये एक है जी, बिल्कुल ये सही कहा आपने कि मेरा शौक जो था शुरू से पढ़ाने का, वो एक पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन प्रॉपर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मेरा बहुत शौक है, अभी तक है। और बस थोड़ा सा हिचकिचाहट ये होती है कि थोड़ा सा इस काबिल हो जाऊं कि मैं लोगों को जब सवाल आए तो मैं हर सवाल का जवाब दे सकूं। फिलहाल उन सवालों के जवाब देने के लिए भी मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और फाइनली रियलिटी चेक वाला सबसे अहम सवाल, दुनिया को बताएं कि मर्द सबसे बेहतरीन शेफ क्यों होते हैं? क्या ऐसी खास बात, क्या ऐसा होता भी है, सच होती है ये बात? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट है कि जी ख़वातीन अच्छी कुक नहीं होती, शेफ़ नहीं होती और मर्द अच्छे शेफ़ होते हैं, इससे मैं एग्री नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता।
दो चीज़ें जब प्रोफेशनल कुकिंग में आते हैं, ये थोड़ा ज़रा फिज़िकली बहुत डिमांडिंग काम है, बहुत ज़्यादा सख्त काम है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन करती हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत सारी ख़वातीन उस हद तक नहीं कर पाती जिस हद तक मर्द हजरात कर पाते, लेकिन जायका दोनों के हाथ में है। कुकिंग एक आर्ट है, मर्द भी इतना सीख सकता है, ख़वातीन भी उतना अच्छा सीख सकती हैं, उतना ही काम करती हैं। आप इंटरनेशनली चले जाएँ तो बहुत सारी ख़वातीन काम करती हैं। दूसरा, हमारा जो पाकिस्तान में कुकिंग आप कहते हैं कहाँ तक जा चुकी है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर हमारे हाथ में है, हमने कितनी मेहनत करनी है। जब बाहर मुल्कों में आप जाते हैं, मैंने बाहर मुल्कों में काम किया, वहाँ पे लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यानी इस प्रोफेशन में आके पढ़ते बहुत है, कोर्सेज करते हैं। चले अगर पाकिस्तान में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बुक्स हैं, इंटरनेट है, आजकल आप पढ़ें, सीखें, आगे बढ़ें और प्रोफेशन माशाल्लाह आप देखेंगे अब बहुत सारे लोग अभी पाकिस्तान से इमिग्रेशन जो बाहर मुल्कों में हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा कैटेगरी ये कुकिंग की है और बहुत सारी ख़वातीन और हजरात अप्लाई कर चुके हैं, जा चुके हैं, जा रहे हैं। तो फ्यूचर बाहर भी है, पाकिस्तान में भी बहुत है, बहुत रेस्टोरेंट खुल गए, इतने सारे सैलरी पैकेज अच्छा हो गया। पहले हमारे टाइम में तो ऐसा बर्बाद पैकेज था कि किसी को बताते हुए शर्म आती थी कि यार ये इस शेफ़ की तनख्वाह होती है। आजकल तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बेहतर हो गया, तो आई थिंक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। और जो ख़वातीन और हज़रात इस काम में आना चाह रहे हैं, बस ये ज़हन में रखें कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये इसमें खूब बिल्कुल आपको समझे, आपके जिस्म का हिस्सा आपने इसको बना लेना है, अपनी नेचर का हिस्सा बना लेना है, अपने इसके बारे में इतना पढ़ना है, नॉन स्टॉप पढ़ते रहना है और प्रैक्टिकल करते रहना है, इंशाल्लाह फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी ग्रोथ। वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया शेफ महबूब हमारे साथ मौजूद थे जी। हमारे साथ मौजूद थे। और ये बात तो तय है कि अगर आपने कोई काम करना है तो जब तक वो आपका पैशन नहीं है तब तक आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बीमार भी होंगे लेकिन पैशन होगा तो आप काम की लगन से करेंगे। अगर ठीक ठाक होंगे और पैशन नहीं होगा तो आपको लगेगा बीमारी में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तान की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पर पानी की कमियाबी एक बहुत बड़ा मसला है। बारिशें होती हैं तो सैलाब आ जाता है, तबाही फैलती है, फिर ये पानी दरियाओं में जाता है, समुंदर में जाता है। इसका हल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए जाएँ और जब पानी की फरावानी हो तो उसे जमा किया जाए और जब कमियाबी हो तो फिर इसे इस्तेमाल में लाया जाए। इस हवाले से गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से पोटोहार के खित्ते में सुआ डैम की बात हो रही है। अब ये सुआ डैम जो है इसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी इंजीनियर इनामुर रहमान साहब, जो कि इस मंजूबे पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला सर, थैंक यू। अब ये जो सुआ डैम है इसके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को इंट्रोडक्शन दे दें कि ये कहाँ बनना है और क्या इसकी कैपेबिलिटी है। जी, इस तरह के जहाँ पे कालाबाग डैम बड़े अरसे से डिबेट चल रही है, उसी से तकरीबन 40 किलोमीटर ईस्ट साइड पे दरिया स्वां पे एक साइट है जो कालाबाग डैम से कैपेसिटी में 6 से 8 गुना बढ़ी है। ठीक है, तो उस हिसाब से यह है कि हमें स्टोरेज का मसला के लिए कालाबाग या अमीर बादशाह, तरबेला, अखोड़ी और इस तरह के 2-3 और डैम भी मिला लेना तो उनसे भी बड़ी उन सबको मिला के उससे ये साइट बड़ी है। आप कंपेयर करें कि चाइना का 3 गॉर्जेस डैम जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन बनती है 32 मिलियन एकड़ फुट और ये 38 से 48 है, यानी उससे भी 1.5 गुना बड़ा लोकेशन है, इतनी ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि फ्लड्स में जब पानी आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, हमारे जो डैम एग्जिस्टिंग है वो उनको हैंडल नहीं कर सकते। तो ये उसके मुकाबले में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप वो जितना पानी पाकिस्तान को डुबोता है उसको आप प्रिजर्व भी कर लें और ये वो पानी है जो आप आराम से अगले साल तक आपको पानी की कमी नहीं होगी। ये हो गया उसका पानी वाली साइड, स्टोरेज वाली। और दूसरा बिजली वाइज भी ये जो है तकरीबन कालाबाग से 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा बिजली पैदा करता है। एक रफ एस्टिमेट था उसमें तकरीबन 5,500 मेगावाट। असल में लोगों को मेगावाट में समझ आती है, टोटल उसकी जो यूनिट्स को गिने ना तो वो भी उसके सेपरेट फिगर, ये तकरीबन 5,500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है और 6 गुना ज़्यादा। अच्छा, और एक और तो यह है कि दरिया सिंध की अपनी जो कैपेसिटी है ना हाइडल की, दैट इज़ क्वाइट बिग। तो वो इंडस कैस्केड एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप उससे फंड कर सकते हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट मिलके 3 गॉर्जेस डैम की जो तकरीबन 22,000 मेगावाट है उससे तकरीबन डबल से ज़्यादा बिजली और
1.5 गुना ज़्यादा पानी। तो दिस अ गुड वे टू कंपेयर। सर ये बताइएगा कि इस डैम को बनाने में कितना वक्त दरकार होगा और कितनी रकम दरकार होगी? जी, वक्त अगर लेट्स से कि आज स्टार्ट करें तो ये एक टर्म के अंदर अंदर कंप्लीट हो सकता है, 3-4 साल अगर वार फुटिंग पे करें, लेकिन ये 5 साल से ज़्यादा का प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा। रकम का अंदाज़ा जो है, जो वर्ल्ड बैंक ने आज से 50 साल पहले, 50 भी नहीं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन 70 साल हो गए, उस वक्त जो उन्होंने सजेस्ट किया था उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके सब कुछ करके थोड़ा ट्वीक्स जो डिज़ाइन में है उन सबको इम्प्लीमेंट करें। 5 से 6 अरब डॉलर का टोटल प्रोजेक्ट है, और एक बड़ी इसकी वजह इग्नोर होने की ये भी है कि ये सस्ता है। वो आप समझ सकते हैं कि 6 तरबेला डैम्स के मुकाबले में एक आपको बनाना पड़े और वो सस्ता हो, तो फिर उसमें ज़रा मुनाफा बख्श नहीं होता ना कुछ लोगों को, लेकिन मुल्क के लिए बहुत फायदा की चीज़ है। बिल्कुल, पॉलिटिकल फायदा है, लेकिन जी, लेकिन इसके मुकम्मल होने में कोई और भी चैलेंजेस हैं इसके अलावा, जो आपने एक बताया, इसके अलावा भी कोई रुकावटें हैं जो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने नहीं दे रही? वो यही है ना कि तकरीबन 12 साल हो गया, 2010 से मैं इदारों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हर आती जाती हुकूमत से कम्युनिकेट करता हूँ। वो सुन लेते हैं, शायद उन्हें समझ नहीं आती है, शायद उनकी तरजीहात कुछ और हैं। ये जो आज मुल्क की इकानमी का हाल हुआ है, ये हम बार बार चीख रहे हैं, और देखने वाले हर बंदे को पता होता है कि भाई आपकी एनर्जी का प्रॉब्लम है, आपका फ्लड का प्रॉब्लम है, आपका पानी का प्रॉब्लम है, आपका पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप का प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, डेल्टा फ्लो का प्रॉब्लम है, आपके जो तरबेला है वो उसमें वो रेत भरती जा रही है, उसके इवन जो अभी देखें अपने पिछले 10 साल में 2 उसकी एक्सटेंशन हो रही हैं, और पता नहीं वो किस पर्पज़ के लिए हो रही हैं, क्योंकि वो रेत तो भर गई है, जो पहली टर्बाइन्स हैं वो भी नहीं चलनी। खैर इसमें एक अच्छा पॉइंट ये है कि वही जो टर्बाइन्स रिडंडेंट हो जाएंगी उनको उठा के इसमें लगा लें, तो आपके 4-5 अरब डॉलर उधर भी बच जाएंगे। तो इस टाइम में जो है वो अगले 300-400 साल तक सिल्ट अप नहीं होगा, तो वो एक अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा इसके जो डिज़ाइन में इनबिल्ट है वो तरबेला की सेट करना भी है, तो ये वो भी उसके लिए भी अलग 4-5 अरब डॉलर का एक प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ पड़ा कई सालों से, तो ये उसको भी, तो ये वर्चुअली हमें मुफ्त ही पड़ेगा, तो 4-5 साल का है। लेकिन जिन्होंने डिसीजन मेकर्स हैं, हुकूमतें हैं या अदारे हैं, उनको कम्युनिकेट करने की हमने तो काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो कोल्ड शोल्डर एक दिखा देते हैं। अभी तक कोई इस पे फॉर्मली बात चली नहीं है। अच्छा, अब एक तो जैसे हम कालाबाग की बात कर रहे हैं, आपने कहा ये कालाबाग से 40 किलोमीटर दूर है। अब कालाबाग के ऊपर तो आपको पता है एक पॉलिटिकल बड़ा मसला चल रहा है, और वहाँ पर जब भी डैम बनाने की बात होती है तो वो सियासत आड़े आ जाती है। तो यहाँ पर कोई इस तरह का पॉलिटिकल मसला तो नहीं है, या आबादी का कोई? नहीं, देखिए आबादी तो जहाँ पे भी डैम बनता है वहाँ आबादी थोड़ी सी रिलोकेट होनी होती है। यहाँ पे बड़ा पॉइंट ये है कि जितनी आबादी रिलोकेट करनी पड़ेगी, जितना एरिया मतलब इसका जो फुटप्रिंट होगा डैम का, उससे तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा रकबा इरीगेट होगा नया। चारों सूबों में सहराई इलाके ये सारे इसकी जिसे कहते हैं वाइज इसकी कमांड के अंडर आते हैं, तो वो 1000 गुना अगर ज़्यादा होता है तो उसमें से आप 1% इनको एलोकेट कर दें, तो यहाँ तो अभी तो बारानी ज़मीन है ना, नहरी बारानी ज़मीन के बदले में नहरी ज़मीन मिल जाए, और उतनी भी मिल जाए तो जिसे मिलेगी वो तो खुश होगा। मॉडल विलेज आप बना सकते हैं। देखिए इसकी जो इकानमी का है ना इम्पैक्ट, वो सालाना 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है, और इसका स्केल इतना बड़ा है, लोगों का आमतौर पे माइंड जिसे कहते हैं मिलियन बिलियन में फ़र्क करने नहीं करते लोग, तो वो बताने का पर्पज़ ये है कि इतनी बड़ी चीज़ है, और लोग छोटे छोटे पैटी मसाइल कहते हैं, यार वो इसकी जो कैनाल है, लिंक कैनाल है, उसके अंदर वो खोदनी पड़ेगी। मैंने कहा वो हवा बना सकते। तो मेन बात यही है कि बस वो नीयत, तहलियत, समझ, ये सब कुछ मिल मिला के ना, तो अभी तक काम तकरीबन डेड है। लेकिन यह है कि मैंने नीयत, तहलियत और समझ जी सब कुछ मिल के ना अभी 12 साल में 0 प्रोग्रेस है, और रिपोर्ट्स बनाने के हिसाब से मैं थाउजेंड्स ऑफ पेजेस कंपाइल करके
उनमें से मैं भेजता रहता हूँ। सर वैसे तो पिछले पता नहीं कितने 20 सालों से, कितनी दिहाइयों से जीरो ही प्रोग्रेस थी डैमों की। ये तो अल्लाह भला करे जिन्होंने पिछले वाले टेन्योर में डैम कुछ शुरू कर दिए, 2-4 डैम जो शुरू कर दिए, वही उसी पे अल्लाह से हम शुक्र अदा करते हैं और कोशिश करेंगे कि अब अगले आने वाले दिनों में भी ये स्वां पर भी काम शुरू हो जाए और जो काला बाग है उसका भी मसला हल हो जाए। सर जी सर आप कंटिन्यू कीजिए जो आप कह रहे थे। सॉरी और कालाबाग का पॉइंट है तो मैं बता दूं, वो इससे लोग यही कंपेयर करते हैं नॉर्मली हमारे जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं या जनरल पब्लिक है उनके जहन में कालाबाग काफ़ी दे आर लाइक सेंसिटिव अबाउट इट, लेकिन कालाबाग के मुकाबले में ये 6 गुना ज़्यादा बड़ा है और फ्लड कंट्रोल जितना आप 6 मिलियन एकड़ फुट में आप क्या कर सकते हैं। हमारे जो नॉर्मल फ्लड्स होते हैं ना, बड़े फ्लड्स, वो 60 से लेके 80-100 से ऊपर भी मिलियन एकड़ फुट, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि अपस्ट्रीम इधर पेशावर वैली में उसका दायरा KPK का मौक़िफ़ यही है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो मौक़िफ़ काफ़ी वैलिड है, क्योंकि वो स्टडी तो आज तक हुई नहीं है। मैंने अपने तौर पे की थी लेकिन अभी मैंने किसी से शेयर नहीं की। तो उसके मुकाबले में ये जो है इसका ये दरिया का रूट को बाईपास दे देता है ना। तरबेला डैम भी आप मानसून में एम्प्टी रख सकते हैं और पानी ज़ाया नहीं होगा, पानी सारा इधर डाइवर्ट होता जाए और अगर पीछे से मेगा फ्लड आता है तो वो उसको कंटिन्यूसली होल 100 डेज के लिए उसको डाइवर्ट कर सकता है और जो KPK में फ्लड आने ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि आप पूरी तरह वो भी हो जाएगा और नीचे डाउन स्ट्रीम कालाबाग से लेके ठट्ठा तक ठट्ठा तक समुंदर तक दरिया सिंध के सैलाब पूरी तरह कंट्रोल हो जाएंगे। वही पानी आपको चाहिए होता है 8-10 मिलियन एकड़ फुट जो आप सालाना पूरा 365 दिन आप दरिया को डेल्टा तक समुंदर तक रेगुलेट कर सकते हैं। उससे वाटर क्वालिटी ये वो सारे मसले बहुत सारे हल हो जाते हैं, नेविगेशन हो जाती है, मतलब आप वही सामान कराची से ऊपर तक लाते हैं ट्रकों में, ट्रेनों में, उसकी बाय रिवर बार्जेस पे आएगा तो वो तकरीबन कई 100 गुना सस्ता पड़ता है। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ इनामुर रहमान साहब मौजूद थे और सुआ डैम के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन बात वहाँ पर आ जाती है नीयत, अहलियत और समझ, विजन। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो ही हम काम कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो बस सिर्फ और सिर्फ बातें ही होती रहेंगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अब एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने अपने विजन के तहत एक इदारा शुरू किया और आज अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान के उन इदारों में शामिल है जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी तब्दील कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को इन्होंने अपने पैरों पर खड़ा करने का जो सिलसिला शुरू किया वो सबसे कामयाब तरीन मॉडल के तौर पर पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद फिर अखुवत फाउंडेशन की जो शाखें हैं वो लोगों को कर्ज हसना देने के अलावा लोगों की ज़िंदगी के जो दीगर मामलात थे जैसे कि तालीम वगैरह, उन तमाम पर भी अब इनकी तवज्जो है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो कि अखुवत फाउंडेशन के सरबराह हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताइए अखुवत के इदारे के लिए रमज़ान का आगाज़ कैसा हुआ इस साल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपको, सब सुनने वालों को, देखने वालों को रमज़ान की रहमतें मुबारक हों, अल्लाह ताला सबको अपनी खैर आफियत में रखे। तो हमारा भी वही जो हस्ब दस्तूर कि हमने कहा कि अफ्तारी भी करवानी है लोगों की और फिर राशन बैग्स भी तकसीम करने हैं और फिर इसके अलावा साल भर के लिए जो तालिब इल्म हमारे पास पढ़ते हैं हमारे अदारों में और वो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं उनके लिए भी वसाइल इकट्ठे करने हैं। तो वही अज़ान दे रहे हैं जी, हम तो, हमारा काम तो अज़ान देना है ना। अब कौन नमाज पढ़ने आता है, ये तो तौफीक पे मुनसर है। मुअज्जिन का काम तो अज़ान देना है। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की पैगाम की तरवीज के लिए कोशिश है। बिल्कुल सही है, सही। अच्छा ये थोड़ा सा बताइए, आपकी जो अजान है वो कितनी फैल चुकी है आगाज से लेके अब तक? जी मैं पहले तो इकबाल की जुबान से एक शेर सुनाऊंगा कि ताखाक के बुखारा और समरकंद वाली बात जो है कि एक बलबला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखारा और समरकंद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी मवाक़ात की इस पैगाम की तरवीज की है और लोगों को बताया है कि एक तरफ सरमायादाराना निज़ाम है, एक तरफ भीख है, तो क्यों ना हम दरमियानी रास्ता अपनाएं, मोहब्बत का, भाईचारे का, ईसार का। तो पाकिस्तान में तकरीबन
400 से ज़ायद शहरों में हमारे दफातर हैं, 850 दफातर हैं, 7000 हमारे साथी हैं जो इस अदारे से मुंसलिक हैं बराह रास्त, और वो सुबह शाम लोगों के दुख और दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं। हज़ारों वॉलंटियर्स हैं, तालिब इल्म हैं, हमारे मुख्तलिफ तालीमी अदारे हैं जिनमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस साल हमने कभी इसी रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा और इनिशिएटिव उठाने का फैसला किया है कि हम कोई 10,000 के करीब ऐसे बच्चियों को तरबियत देंगे IT में, क्योंकि IT एक ऐसा शोबा है जिसमें दुनिया भर से आप ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं, अपने पाँव पे भी खड़ा हो सकते हैं, और उसके नतीजे में घर भी खुशहाल, माशरा भी खुशहाल, फॉरेन एक्सचेंज भी आपको मिल सकता है। तो ये 3 शोबे हैं हमारे। कर्ज हसन के वो तकरीबन 50 लाख ख़ानदानों तक पहुँच चुके हैं, और तालिब इल्मों के वो मैंने आपको बता दिया कि 50,000 से ज़्यादा तालिब इल्म हैं स्कूलों में और कॉलेज में, और यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। और फिर IT की शोबा में हमारा जो विजन है वो यही है कि वो भी हज़ारों लोगों को हम तरबियत देंगे। इसके अलावा ताजा सराओं की बहबूद है, एक ख़ुबत क्लोथ बैंक है, मेडिकल की कुछ फैसिलिटीज़ हैं। तो मजमूई तौर पर हम कोशिश यही करते हैं कि कैसा मुआशरा बनाने की में कामयाबी हो आप लोगों के साथ मिलके, जिसमें हर शख्स को इज्जत और आबरू से जिंदा रहने का मौका मिल सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अखुवत के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहब जो तालीमी इदारा बने हैं उसके बारे में भी ज़रा बताएं, ये ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को ढूंढता कैसे है ये इदारा? देखिए जी, बात यह है कि अल्टीमेट जो किसी भी कौम की जिसे कहते हैं ना सेल्वेशन या निजात या तरक्की का जो चाबी है वो तालीम है, आला तालीम। अहले मगरब में और हम में फ़र्क यही है कि हम तालीम से दूर हैं, जिसकी वजह से जहालत है, तअस्सुब है, अदम बर्दाश्त है, और फिर ज़ाहिर है रिसर्च नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये वो बुनियादी अमूद थे जिनकी वजह से हमने कहा कि अगर कर्जा बगैर सूद के है तो तालीम बगैर फीस की होनी चाहिए। यानी बच्चे आज पढ़ें और 10 साल के बाद अपनी फीस अदा करें जब वो अदा करने के काबिल हो जाएं। तो ये हमारा तसव्वुर था, और ये हमारी उसमें हिकमत अमली है कि वो बच्चे जो आज फीस अदा करने के काबिल नहीं है वो क्यों महरूम रह जाएं आला तालीम से। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए अब मुस्तकबिल में भी हम यूनिवर्सिटी जो बना रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंट्रल किरदार अदा करेगी, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है और बाकी कुछ और सब्जेक्ट्स हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और टूरिज्म पर भी हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि उसमें दुनिया भर में बेपनाह इम्कानात हैं अच्छी मुलाजमत के और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के मुख्तलिफ जो हवालों से। तो ये मुख्तलिफ हमारे अज़ाइम हैं मुस्तकबिल के लिए। तो इसके लिए ज़ाहिर इस महीने में लोग अल्लाह की राह में देते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारे साथी बने। तो इतनी रकम दें कि एक तालिब इल्म पढ़ जाए और उसको फिर कल ज़कात लेने की ज़रूरत महसूस ना हो, या इतनी रकम दें कि कोई शख्स कारोबार कर ले और फिर कल उसको दोबारा पैसे मांगने ना पड़े। क्योंकि हम बुनियादी तौर पर इज़्ज़त नफ्स मजरूह होता हुआ नहीं देखना चाहते। हम कहते हैं कि गुर्बत जो है वो भकारी बनाने से नहीं बल्कि दोस्त बनाने से ख़त्म होगी। तो यही वजह है कि हम सूद से भी परहेज करते हैं कि हम किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो उसकी तरफ नहीं जाते। तो अल्लाह ताला का जो फरमान है उसके तहत हम सदकात फंड बना रहे हैं जिसकी वजह से दौलत गर्दिश कर रही है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। अब देखें ना, 200 अरब रुपए की रकम हम 50 लाख खानदानों को पेश कर चुके हैं। तो ये 50 लाख खानदान भी अब खुशहाली के सफर में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनको भी उम्मीद लगी हुई है। तो अखुवत की इन टेंजेबल जो इंटरवेंशन के अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमने उम्मीद का भी एक दिया रोशन किया है। 99.9% की शरह से जब रकम वापस होती है तो उससे यकीन आता है कि हम एक खूबसूरत मुआशरे में रह रहे हैं, एक ऐसे मुआशरे में जिसमें लोग अपना वादा पूरा करते हैं, अमानत, दयानत, सदाकत, मेहनत। तो ये एक हमजहद किस्म की, जैसे कहते हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है थ्रू विच वी आर ट्राइंग टू इंस्पायर पीपल टू मूव अहेड इन देयर लाइफ, और वो किसी के मोहताज न बने। सही। तो सर ये बताइएगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, हमने ये जितने भी अदारे अपने बनाए हैं ये कौमी अदारे हैं। यानी अगर ये कोई कसूर में है, कोई कराची में है, कोई फैसलाबाद में है, सिर्फ वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते बल्कि हमारे तमाम अदारे रेजिडेंशियल हैं। यानी 20% बच्चे हर सूबा से आते हैं। तो वो एक छोटा सा पाकिस्तान बन जाता है।
और उनकी सिलेक्शन का तरीकाकार यही है कि एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतने नंबर मैट्रिक में या FSC में होने चाहिए। उसके बाद फिर हम अपना एग्जाम लेते हैं। हम मुख्तलिफ सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में बनाए हुए हैं, वहाँ जाते हैं और बच्चों का एक तो उनका वो अपना बोर्ड के एग्जाम होते हैं, फिर हमारा अपना एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर फैमिली से हम मिलते हैं, पूरी तरह छानबीन करते हैं कि वो बच्चे आए जो बहुत मुस्तहिक हैं और जिनके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। तो फिर उनको हम इमर्शन 0 सेमेस्टर करवाते हैं, यानी उनकी जो इब्तदाई खामियां होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से वो दूर करते हैं। फिर बाकायदा से वो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या फिर जो अंडर ग्रेड क्लासेस वो शुरू होती हैं। तो चूँकि वो रिहायशी हैं, हमारे इकामती अदारे हैं, तो एक पूरी रूटीन होती है कि सुबह कब उठना है और शाम को कब सोना है। एक एक लम्हे का, एक एक मिनट का हम हिसाब रखते हैं कि बच्चों को खेलना भी है, पढ़ना भी है, इबादत भी करनी है और फ्री टाइम भी चाहिए। और फिर शाम को ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चों के साथ और बाकी बच्चों के साथ उनको एक्स्ट्रा कोचिंग भी की जाती है। यानी एक पूरा एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उनके शब रोज़ गुजरते हैं हमारे साथ और वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे छोटा सा पाकिस्तान की सूरत में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं। सही। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी है उसकी तामीर के हवाले से जो प्रोजेक्ट है उसका क्या टारगेट है, कितने फंड्स दरकार हैं, कितने जमा हो चुके हैं? देखिए, इसमें तो जैसे कहते हैं ना कि फंड्स की मुसलसल जरूरत रहती है। अब आप देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कई सौ साल से बनी हुई है, लेकिन हम वक्त वहाँ पर तरक्की हो रही है, नए बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई लाइब्रेरीज बन रही हैं, नई लेबॉर्ट्रीज बन रही हैं। तो हमने भी एक बेसिक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो तामीर कर लिया है, लेकिन हम वक्त उसमें इजाफे की जरूरत है, उसमें बेहतरी की जरूरत है। तो ये एक मुसलसल काविश है। ये नहीं है कि आज हमने यूनिवर्सिटी बना ली और आज 1000-2000 बच्चा पढ़ने लग पड़ा तो बात वहाँ खत्म हो गई। बात वहाँ से शुरू होती है कि हमने और कहाँ जाना है। जिसे कहते हैं ना कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल बट लार्ज इज नेसेसरी। तो छोटी चीज से, पहले कदम से ही पहाड़ का सफर शुरू होता है। तो वो एक मुसलसल अमल है। लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो ज़कात भी दें, अतियात भी दें और फितराना भी दें, जो भी हो सकता है, क्योंकि जब तक इस मुल्क में इल्म की रोशनी आम नहीं होगी, हमारे तमाम तर मसाइल जो हैं उनका हल हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। हमें मसाइल का हल करना है तो ही हमें आगे बढ़ना होगा और आप जैसे जो इदारे हैं, अखुवत जैसे इदारे, उन सबको सपोर्ट करना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जुमला डॉक्टर साहब का वही था, भिखारी नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। आगे जी बढ़ना है और आगे ज़रा कुछ सियासी गुफ्तगू की तरफ हमें लेकर जाना है, क्योंकि सियासत के बगैर ये मुकम्मल नहीं होती बात। और आजकल तो वैसे हर शख्स ही सियासतदान भी है, तबसरा देने वाला भी है, तज्जियाकार है और बात इसी पर करना और सुनना पसंद करता है। लेकिन उनसे पहले हम आपको जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ ले जाने से पहले और सियासी गुफ्तगू करने से पहले एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। वक्फे से जब वापस आएंगे, वक्फा होना चाहिए, देखें वक्फा होना चाहिए, थोड़ा सा आप सांस ले लें, ब्रीदर ले लें, बहाल करें, उसके बाद हम वापस आएंगे सियासत की तरफ एक ब्रेक के बाद। ठीक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के इल्तवा का फैसला कलअदम करार दे दिया, तो उस पर हुकूमत और PTI की जानिब से मुतज़ाद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ज़ाहिर है PTI के रहनुमा तो उन्होंने तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो ये कह दिया था कि जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे, लेकिन PMLN के जो लोग हैं उनके रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर ही फैसले पर अमल न करने का इंदिया दे दिया। कल जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ वो आपको ज़रा दिखाते हैं। उसमें हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल फरीद साहब जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले आपको अब कल जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब फैसला आया तो उसके बाद क्या हुआ ये जरा सुने। सर क्या फिर भी नहीं होना, इलेक्शन तू ना कर, तेरे सुने सारा नु घर कर इलेक्शन कोई नहीं होना, इलेक्शन होसी वोटर पर्सन तू जितने ही मैं जितना अल्लाह नु पता है। जमराई नहीं
घबराई तो नहीं, मुस्लिम लीग को भी आइन जमहूरियत की फतह मुबारक। सर ये कैसे कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे? आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे? अभी तो 14 मई इलेक्शन में होंगे, हुकूमतें भी बनेंगी, ये अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत में मुल्क चलेगा, जमहूरियत के साथ मुल्क चलेगा, ये भी उसी जमहूरियत बनेगा। लेकिन गुफ्तगू हुई मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की, और वहीं एक तरफ इंतखाबात के हवाले से फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच की जानिब से, और दूसरी तरफ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कहते हैं कि इलेक्शन फेर भी नहीं होने, ये इलेक्शन करके दिखा दें। ऐसी मजाक की बात है, क्यों आप सीरियस ले रही हैं? मैं कहा, मैं तो खुद मुस्कुरा रही हूँ, वैसे आप मेरे चेहरे को देखें, मैं मुस्कुरा रही हूँ, और यकीन जानिए कि इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ, फैसल फरीद साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी मुस्कुरा ही रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, इलेक्शन तो फेर भी नहीं होने, ये नून लीग जो है वो अब कह रही है। नून लीग ने सैटरडे को संडे को कहा था हम बायकॉट कर रहे हैं, और उसके बाद मंडे को क्या किया, रिपोर्ट कोर्ट में आपने सबने रिपोर्ट किया कि वो जो पैरों में पड़ गए थे जाके, और उन्होंने जैसा बान को ये रिक्वेस्ट की कि हमें मेहरबानी करके सुने। तो जैसा बान ने कहा हम आपको तब तक नहीं सुनेंगे जब तक आप लिखवा के नहीं लाते अपनी क़यादत से। ये नहीं हो सकता कि आप जजेस को धमकाएं, एक तरफ जजेस की हर्जा सराई करें, जजेस को बुरा भला कहें, फिर उनके सामने जाके कहें कि जी हम आपके सामने पेश होना चाहते हैं। उनके वकील ने कहा, नून लीग के वकील ने, कि वो पागल हो गए हैं, मैं तो पागल नहीं हूँ। दिस इज़ एग्जैक्ट हिज वर्ड्स, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। अच्छा, कि वो पागल हो गए, मैं तो पागल नहीं हुआ। तो वो पागल हो चुके हैं उनके बकौल उनके वकील के। देखिए, कोई ज़ी शऊर आइन और कानून का पाबंद पाकिस्तानी शहरी ये कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होना चाहिए, और ये कहना इंदिया क्या देता है कि हम आइन को, कानून को नहीं मानते। नून लीग क्योंकि एक उसकी जो पैदाइश है वो हुई है गमले में एक आमिर के, ये अभी तक उस तरह ही सोचते हैं। ये जिस तरह से नवाज शरीफ सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं पावर में, इक़्तिदार में, वो रास्ता ही आइन और कानून और जमहूरियत के मुनाफी है। तो ये एक रविश है इनकी। अच्छा, लेकिन फैसल साहब देखिए, लोग चले, सिर्फ नून लीग की तो बात नहीं है ना, कल तो कैबिनेट का इजलास जो हुआ, वफाकी काबीना का इजलास, उसने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया, तो यहाँ तो फिर सभी इसमें शामिल हो गए ना। अवैध साहब, बात यह है कि आप इनकी चालाकियाँ देखें। ये फिर सिसिलियन माफिया अपने हर एक्शन से साबित करते हैं। कहाँ है लामिया कैबिनेट का? ज़राए से खबर चलाई गई है, पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर पे दी गई है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो कहा गया है, वो जो खबर ज़राए से ब्रेक की गई उससे मुख्तलिफ है, उसमें डायकॉटमी है। ये वहाँ पे पीछे कोई और बात कहते हैं, अदालत में जाके पैर पड़ जाते हैं। ये मतलब ये सख्त बातें करनी पड़ती हैं। ये हमारे जो हम वकील हैं वो हम समझते हैं कि ये एक किस्म होती है मुल्ज़मान की, आदि मुजरमों की। वो इस तरह से ही करते हैं, वो बाहर धमकी देते हैं, अंदर पैर पड़ जाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर बाहर जाके कहते हैं देखिए मैं सीधा करके आया हूँ। तो ये इनका वतीरा है, जो खड़ा हो जाएगा ये जूतियाँ छोड़ के भागेंगे, और जो मतलब इनके साथ लेट जाएगा इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तीनों जज साहबान ने कल तारीख रकम की है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुनीर के नजरिया जरूरत तो अब ये अगर इन तीनों जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज दिया जाएगा तो फिर कोई अलग दूसरी तारीख तो नहीं रकम हो जाएगी? ये रेफरेंस भेजें, ये भेज के दिखाएं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो बैठ के बातें करें लंदन में 50 रुपए के स्टाम्प पे तुम उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से डील करके गए हो, तुम्हारे सामने हम वकला अपनी अदालतों को ब्लैकमेल होने देंगे? कैसे हो सकता है एक सज़ा याफ्ता मुजरम जो है, मुजरम मुल्ज़म नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, मुजरम सज़ा याफ्ता है, लंदन में बैठ के धमकाए सुप्रीम कोर्ट को
ये और उसकी जो हुकूमत है यहाँ पे उनके जो गमाश्ते हैं वो हाँ जी करें, क्या वकला करने देंगे? सर नहीं करने देंगे, पाकिस्तान की आवाम नहीं करने देगी। तो कोई टेक्निकल इसके अंदर इशू होगा, ये रेफरेंस भेजने में आवाम के हैं। मैं रेफरेंस का टेक्निकल इशू होगा रेफरेंस भेजने में, या भेजा जाए कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस की। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे जो जजेस हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर ही आप रेफरेंस भेज सकते हैं। किसी जज के खिलाफ सिर्फ फैसला देने पे अगर रेफरेंस जाने शुरू हुए तो कौन जज जो है वो बच पाएगा? क्या वो कोई काम कर सकेगा? कोई जज काम नहीं कर सकेगा। जज फैसले सही भी देते हैं, गलत भी देते हैं, ऊपर से ठीक हो जाते हैं। लीगल रेमेडीज रिव्यू की अवेलेबल हैं, आप फाइल करें, आप नजरसानी में जाएं, वहाँ पे कहें कि सर ये हुक्म है, आपका हक है, आइन आपको राइट देता है। लेकिन अगर आप धौंस, बदमाशी या धमकी या मेज रवैया इख्तियार करेंगे तो उसकी रिएक्शन भी आएगा, रिटेलिएशन भी आएगी और वकला और अवाम रजिस्ट करेंगे। ये नहीं होने दिया जाएगा। रेड लाइन है वकला की अदालतें। अगर आप हमारे चीफ जस्टिस और जजेस के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे तो आपको सबसे पहले वकला में से होकर जाना पड़ेगा। सही है। अच्छा फैसल साहब, इधर एक और चीज़ भी ज़ेरे गुफ्तगू है और वो ये है कि पहले अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं करा रहे थे ये लोग, तो जो वकील हैं या जो ज़्यादा नंबर के मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉयर्स जो हैं वो ये कहते थे कि ये आइन शिकनी कर रहे हैं, क्योंकि आइन में साफ साफ लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं। तो एक तरफ वो आइन शिकनी थी, उसके बाद सो मोटो लिया गया और सो मोटो के बाद अब कल जो फैसला आया उसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया और कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं। अब जब ये कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये करा के दिखा दें, तड़ियाँ लगा रहे हैं, पता नहीं किसको लगा रहे हैं लेकिन तड़ियाँ लगा रहे हैं। तो एक तरफ वो आइन शिकनी थी, दूसरी तरफ अब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। इन दोनों की क्या सजा हो सकती है आगे जाकर फ्यूचर में, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, नई गवर्नमेंट आती है और वो या ये नहीं भी होते इलेक्शन और ये इलेक्शन नहीं कराते, एक तरफ आइन शिकनी हो रही है, दूसरी तरफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो सजाएं हैं वो तो 1 मिनट से लेकर 6 महीने तक मैक्सिमम सज़ा होती है। और वही सज़ा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 1 मिनट की सज़ा हुई थी, वो घर चले गए। फिर वो भी कंटेम्प्ट में, और ये पूरी कैबिनेट जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट का नाम है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वज़रा और वज़राए आज़म, जो वज़ीर आज़म है और वज़ीर हैं उसके, वो कंटेम्प्ट। ये 11 तारीख है ना, आज 5 हो गई है, तो अगली इस तारीख को 11 तारीख हो जाएगी। मैं देखता हूँ कि कौन फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करता। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम फैसला नहीं मानेंगे, रियासत को तहलील करने के मुतरादिफ, और इस बात पे गुस्सा है लोगों में, लोग इस पे मुस्तरब हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई लीडरशिप वो लोगों को काबू न कर सकी तो यहाँ पे तो सिविल वॉर शुरू करवाने के चक्कर में ही है। ये एक देखिए कितना जुल्म है। बेनज़ीर का बेटा जरदारी है, क्योंकि भुट्टो नहीं है तो भुट्टो का नज़रिया दफन करके वो आइन और कानून की बात करने की बजाय धमकियां देता है मार्शल लॉ लगवाने की, धमकियां देता है एमरजेंसी लगवाने की, और ख़ुद इक़्तिदार में रहने के लिए वो कहीं इसकी हद तक में जा सकते हैं। ये लोग ना जमहूरी हैं, ना आइनी हैं, ना कानूनी हैं। सही। ये धौंस और धांधली से हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग करेंगे क्या? बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना, मतलब नहीं कर रहे वो कानून पे अमल, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुन रहे थे ना सारे। अगर अमल कर रहे होते तो आराम से इंतखाबात हो जाते। जल्द से वो आपको करने नहीं देती पंजाब की जो इंटरनेट, तो आप लोग कराएंगे कैसे इलेक्शन? आप पठान है ना, हमेशा हरी में रहती हैं। जो 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था, तो प्रोसिक्यूशन कब हुई थी? फिर प्रोसिक्यूशन फेस करनी पड़ती है। वक्त बदल जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं, फिर लोगों के हाथ में जब पावर आती है तो लोग फिर उस पर अमल दरामद करते हैं। दूसरी बात आर्टिकल 6 की है, जो आइन शिकनी की गई है उस पर आर्टिकल 6 लगना है, और जिस दिन हुकूमत आएगी आर्टिकल 6 भी लगा सकती है। लगाए ना लगाए उसकी मर्जी है। लेकिन जिस तरह से आइन का मजाक बनाया गया है, एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी और मिसाल बनानी पड़ेगी, निशान इबरत बनाना पड़ेगा, ताकि आइन और कानून की हुक्मरानी। और उसकी सजा क्या होगी? कानून के तहत आर्टिकल 6 की क्या सजा है? उसकी सजा, उसकी 2 ही सजाएं हैं, या उम्र कैद है या मौत की सजा है। सही।
सर ये तो मामला ज़रा ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ जाते हैं। फिर आसान अल्फाज में एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर सकता है? मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तो वहाँ पे बयान दिया है अपने वकील, जो पहले वकील थे, दूसरे वकील तो उन पे मुसल्लत किए गए हैं ना, इरफान साहब। जो पहले वकील थे उन्होंने कहा कि हमें आप पैसे और सिक्योरिटी का जो इंश्योर करा दीजिए, हम इलेक्शन करा देंगे, इलेक्शन कराने में हम तैयार हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन इस बात पे कैसे जाएगा? और इलेक्शन कमीशन ने पिछले केस में तस्लीम किया कि हम तारीख नहीं दे सकते, हमारा इख्तियार नहीं है। और अभी उनके वकील जो आए, मेरे ख्याल में सजील सवाती की कारकर्दगी पर इरफान कादर साहब ने काफ़ी पानी फेरा है। वो बेहतर वकील साबित हुआ। वकील मेरा दोस्त भी है, इरफान साहब मेरे सीनियर है, लेकिन इरफान साहब की जो बतौर वकील भी कारकर्दगी कोई इम्प्रेसिव नहीं थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल फरीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कल का, उसके हवाले से बात हो रही है। जी मोहतरमा, आगे बताइए क्या करना है? आगे अब हमें दुआ कर लें, क्या करना, दुआ कर लें, दुआ करें। वो कराची में जो हथनी है उसके लिए दुआ करें, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम आ गई है, तो उसके लिए दुआ कर लें। एक डॉक्टर्स की टीम आई है, बिल्कुल। और हम भी मरीज किसी हद तक, हमारी कौम भी इस वक्त तो बनी ही हुई है मरीज, उसकी भी शिफा की दुआ जो है वो करनी चाहिए। मुल्क के मामलात भी ऐसे ही हैं कि आवाम जो है वो पिस रही है और वो पिसती चली जा रही है, तो उनको भी शिफा जो है अल्लाह ताला से हमारी दुआ है। और तालीम के मामलात हमारे जो हैं वो भी ज़रा अजीब से हुए हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी 1 महीने से बंद पड़ी हुई है, उस हवाले से ज़रा आपको कुछ ज़रा बताते हैं। अदनान काका खेल साहब हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमें बताएंगे कि जी वहाँ पर सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम अदनान, बताइए ये पेशावर यूनिवर्सिटी के जो बंद होने का मामला है ये क्या है? जी बिल्कुल, सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गुज़श्ता 1 माह से बंद है। न ही इंतज़ामिया और न ही हुकूमत जो है इसको खोलने के लिए कोई इकदाम कर रही है। तलबा के मुताबिक उनका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है। उन्होंने फ़ीसें जो है वो जमा की है, लेकिन अब तक उनका इम्तिहान नहीं हुआ और उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। जो मुलाजिमीन हैं, असातिज़ा है, और जो दूसरे मुलाजिमीन हैं वो सरापा एहतिजाज है। वाइस चांसलर ऑफिस के सामने जो है वो धरना दिया हुआ है और यही कह रहे हैं कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते उसी वक्त तक जो है ये लोग सरापा एहतिजाज रहेंगे। दूसरी जानिब जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि जो एहतिजाजी मुज़ाहिरीन हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनकी नौकरी भी अब ख़त्म हो सकती है। मुज़ाहिरीन के मुताबिक इनकी तनख्वाह भी बंद कर दी गई है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है कैंपस में वो सिक्योरिटी का है। असातिज़ा भी महफूज नहीं है और न ही तलबा महफूज है। इसके साथ साथ इनके कुछ अलाउंसेस भी काटे गए हैं। इन मुज़ाहिरीन में असातिज़ा जो इनका यूनियन है प्यूटा, पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, उनके तमाम ओहदेदार, इसके साथ साथ क्लास 4, क्लास 3 और जो क्लरिकल स्टाफ है उनकी जो एसोसिएशन है वो भी इसमें शरीक है। और तकरीबन 7 मार्च से जो है इनका एहतिजाज शुरू हुआ है और अब तक ये जारी है। और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते ये एहतिजाज किसी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे। जी शुक्रिया। ज़ीशान काका खेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इधर यूनिवर्सिटी बंद है, उधर हेल्थ बजट जो है वो खत्म हो रहा है, उसके लिए भी दुआ करनी है क्योंकि हेल्थ कार्ड जो है वो मुतासिर हो रहा है। बजट सूबे का पहले ही बड़ा काम था, फेडरल गवर्नमेंट बजट नहीं रिलीज कर रही है और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इनसे डिमांड कर रही है अब कि अगर हमने हेल्थ कार्ड को चलाना है और सेहत का निज़ाम मुतासिर नहीं होने देना तो उसके लिए 20 अरब जो है वो आप हमें दे दें। तो अब पता नहीं ये हुकूमत के पास तो इलेक्शन कराने के 21 अरब डॉलर नहीं है, उधर वो उन्होंने 20 अरब मांग लिए हैं, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे और क्या होगा, इसका सिलसिला कुछ देखना पड़ेगा। दुआ कर रहे हैं वैसा आप दुआ करते रहें। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, मजीद कुछ बात करेंगे तालीमी निज़ाम के हवाले से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में तालीम का बहरान नया नहीं है और इस शोबे को तसलसल के साथ मुख्तलिफ हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया है। तालीम के लिए बहुत कम बजट रखा जाता है। दुआ करें, दुआ करते करते बोलो। हाँ ये बताऊंगा फिर दुआ करूंगा ना कि अब दुआ क्या करनी है। अब अगर दुआ पे रहे ना हमारा पूरा प्रोग्राम दुआओं पे चला जाएगा। हर चीज़ के लिए दुआ करनी पड़ेगी। शुरू हुए थे हम ट्रंप से, उसके लिए दुआ करेंगे। इसराइल में जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है उसके लिए दुआ करेंगे। जो क्या हुआ सुबह
फिर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए भी कर लेंगे, एजुकेशन, हर चीज़ के लिए दुआएं करनी पड़ेगी भाई। बहरहाल मैं बात कर रहा था आपको कि पाकिस्तान का जो तालीम का जो शोबा है वो एक मुस्तकिल बहरान की कैफियत में मुब्तला है, और 2009 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन ने कोई तालीमी पॉलिसी मुतारिफ नहीं करवाई है। ये मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रियाजुल हक साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया साहब, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इस हंसी की बात नहीं है, ये रोने वाला मकाम है हमारा। ऑफ कैमरा और शुरू में जो आपने डिस्कशन की मुझे उस पर हंसी आ रही थी दुआओं वगैरह के मामले पे, तो ये बड़ा एक संजीदा मामला है। मैं हैरान हूँ कि एक तो हमारे टेलीविज़न में एक अजीब सा वो हो गया है कि 30 से 40 सेकंड पे आप जो है वो फट्टे चल गए और वो खबर हो गई, उसके बाद गायब होगी। अब ये अगर प्रिंट का आर्टिकल देखा जाए तो तकरीबन ये प्रिंट का मेरा ख्याल है कि कोई 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, और ये इतना सीरियस है कि मेरा ख्याल है कि इसमें स्टैंडिंग कमेटीज़ और पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन तो बताएं इसमें क्या सीरियसनेस है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आज तक 47 से तकरीबन 8-9 जो है वो पॉलिसीज़ आ चुकी हैं एजुकेशन के हवाले से। अब इस दफ़ा ये हुआ है कि यानी 2009 के बाद ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। हाँ, अच्छा 2009 में जब ये पॉलिसी आ गई उसके बाद अचानक 2010 में 18वीं तरमीम आ गई। अब जब 18वीं तरमीम हो गई तो उसके बाद सूबे जो है वो अब ये एक लंबी डिबेट है, हम मिनिस्ट्रीज़ वगैरह में जाते हैं तो एक इतना तकलीफ दे चैप्टर है ये 18वीं तरमीम को जो है वो किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। तो वो लोग जो आज बॉर्डर के साइड पे थे वो कल उस साइड पे हो गए, तो उन्हें कुछ समझ नहीं। वो एक लंबी बहस है, लेकिन जितना इसने एजुकेशन को नुकसान पहुंचाया है, इतना एब्रप्ट जो हुआ है सारा कुछ, उसका नुकसान ये हुआ कि सिंध जो है समहाउ मैंने सुना है कि उन्होंने कैबिनेट से पास भी कर ली है अपनी एजुकेशन पॉलिसी, पंजाब ने अपनी बना ली है, लेकिन 2009 के बाद पाकिस्तान की कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी में होता क्या है, उसमें क्या होता है, टर्शरी एजुकेशन जो अर्ली एजुकेशन ये कह लें, या टेक्निकल एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन होगी, फिर उसके अलावा आपकी जो नेपटेक वगैरह हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन सारे जो इदारे हैं वो सारी एक पॉलिसी बनाते हैं। उसके अंदर लिखा होता है मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज को हमने फोकस करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने फोकस करना है, आजकल चैट जीपीटी, ये सारी चीज़ें, इन सबको फोकस करना है। तो एक नेशनल पॉलिसी पूरी दुनिया से आपने जब डील करना है तो आप पाकिस्तान ने क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, और वो सिंध ने डील नहीं करना, वो पंजाब ने और केपी ने डील, वो पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। डोनर्स जो आते हैं जब वो डील करते हैं वो पाकिस्तान से डील करते हैं, वो केपी से, जीबी से, एजेके से नहीं करते। अब 2009 के बाद ये हुआ है कि एक हैप हैजर्ड अंदाज में काम हो रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एक जो है वो एक लाइटिंग जो है वो नजर नहीं आ रहा, एक जो इसको लेकर जो है वो आगे चला जाए। ये तो वो जो सिंगल नेशनल करिकुलम था जिसकी इतनी शोर शराबा और वो थी, वो क्या चीज थी? सिंगल जो अभी दोनों में बड़ा फर्क है। जो पॉलिसी होती है वो एक आपको इन प्रिंसिपल गाइडलाइंस देती है कि आपने क्या क्या, मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज हमारा फोकस होगा। जब करिकुलम आता है तो वो क्लाइमेट चेंज में बताता है कि प्राइमरी क्लाइमेट चेंज में क्या पढ़ाया जाएगा, हायर एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, और इसी तरह मैट्रिकुलेशन, ए लेवल्स, ओ लेवल्स वगैरह, वो सारा आपको टाइम लाइन देता है। तो अब मसला ये आ रहा है करिकुलम तो आ गया, और वो भी जब ये गवर्नमेंट आई तो इनको उन्होंने ऐसे इकबाल साहब वगैरह और राना साहब वगैरह, इन्होंने बहुत सी चीज़ों को, अब वो करिकुलम का इदारा तो बना हुआ है लेकिन उसकी टेक्निकली जो है अफादियत ना होने के बराबर है। तो इदारा जो है वो जो करिकुलम पर काम करता है वो कौन सा इदारा है? नेशनल करिकुलम काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, और वहाँ पे जो है वो एक डायरेक्टर साहिबा हैं वो उनको देखती हैं। लेकिन मसला ये है कि जब से हुकूमत आई है तो जब हुकूमत आती है तो डायरेक्टर वगैरह हो जाए, किसने कितना अच्छा काम क्यों ना हो, जब हुकूमत की पॉलिसी ही नहीं है कि उस चीज़ को आगे लेके जाना है तो वो चीज़ दब जाती है। अब इस कन्फ्यूजन में ये हो रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी 2009 के बाद बनी नहीं, ये हर 10 साल या 8 साल बाद रिवाइज होती है। 2009 के बाद दुनिया इतनी बदल चुकी है कि मतलब आप देख लीजिए, जैसा मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के वाले बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये मौसमियात और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें उस पर जनाब अभी भी बहुत सी जगहों पे फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है जो शायद म्यूजियम्स में भी अब रखना छोड़ दिया लोगों ने। बिल्कुल ठीक है, और डिस्कशन इतनी आगे जा चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो 2009 के बाद कोई वो नहीं हो रहा। उसकी ये मुझे बताएं, डॉस है कि नहीं अभी? डॉस, हाँ, MS डॉस पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा, वो बहुत अहम है भाई। ये तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, ये तो इनको तो पता होगा कि MS डॉस की कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में, उसके बगैर तो ये फंक्शन नहीं हो सकती हमारी जिंदगी। और ये जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मतलब पहला सवाल ये आता है बुनियादी कि क्यों 2009 के बाद पॉलिसी नहीं बनी। उसकी वजह ये है कि सिंध ने कहा, जब इन्होंने मिसाल के तौर पर 2009 के बाद 12, 13, 14 तक तो कोई वो नहीं था। जब ये इनकी हुकूमत आई 13 के बाद बलीगुर रहमान साहब वज़ीर तालीम थे नून लीग की हुकूमत में, इन्होंने कोशिश की कि यार इसका कुछ होना चाहिए। ज़ाहिर है उनका बैकग्राउंड था, एक पढ़े लिखे शख्स था, आजकल जो है वो गवर्नर पंजाब हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि कुछ इसका मामला का हल निकाला जाए। उन्होंने तमाम सूबों से मिलकर एक बॉडी बनाई जिसका नाम था इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस या कमेटी उसका नाम था। तो तमाम सूबाई जो वज़ारा तालीम
तालीम थे उनको बिठा के उन्होंने कहा जी हम एक पॉलिसी बनाते हैं और एक मरकजी तालीम, उसके बाद आपने किसी ने बुल्ले शाह लगाना है, किसी ने अपने इलाके में जो है वो खुशहाल खान खट्टक को डालना है, वलीउल्लाह डालना है, जिसने जो करना है वो डाले, लेकिन एक इन प्रिंसिपल हमारे पास फ्रेमवर्क आ जाएगा। लेकिन सिंध ने शुरू से स्टांस रहा, उन्होंने शायद 1 या 2 दफ़ा अब तक कोई 8-9 जो है वो मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अब तक जो है वो 1 दफ़ा जो है शायद वो उनका वजीर आया, उसके अलावा 3rd और 2nd ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं 18, 19 और 20 के वो उन्होंने भेजे हुए। वो ये कहते हैं कि आप हमें गाइडलाइंस नहीं दे सकते 18वीं तरमीम के बाद, हाँ आप हम ये कह सकते हैं हम विजन डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे सकते हैं जो आप एज पर। बाकी सूबों का मौक़िफ़ क्या है? बाकी सूबे जो है केपी समहाउ जो है वो अग्री करता है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और बलूचिस्तान का भी समहाउ इस तरह। ये पंजाब का मिक्स एंड मैच है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे उनकी हुकूमत है, मतलब जो फेडरल वालों की है पंजाब में, वहाँ पे वो खामोश है। सिंध का जो एक चैलेंज आ रहा है, पीडीएम की वहाँ पे भी हुकूमत है किस्म की, तो इस वक्त जो है खामोशी है। जब मैंने वजारत तालीम से पूछा कि अब इस मामले का आपने क्या करना है, तो अब उनसे कुछ बननी पड़ी या कुछ वाकई कुछ था, तो उन्होंने कहा जी हम अप्रैल के आखिर में दोबारा एक IPEMC करवा रहे हैं जिसमें तमाम सूबों को दोबारा बुलाया जाएगा और हम कोशिश करने के इस दफ़ा ज्यादा संजीदा तरीके से जो है इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो ये हाल है कि एक तरफ सियासत हम किस तरफ जा रहे हैं, आप प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे, और तालीम के हमारे ये हालात हैं कि हमारी तरजीह तो दूर की बात है, हमारी डिस्कशन से भी गायब हो चुका है। बिल्कुल सही सर, ये डॉस पढ़ा रहे हैं हम, दैट इज इनफ। बस का पता नहीं पॉलिसी वाली सी है, बस डॉस बढ़ाएं, फ्लॉपी डिस्कें बढ़ाएं, इधर ही से हम तरक्की करेंगे और यही हमारा जो है वो मुस्तकबिल होगा इंशाल्लाह। दुआ कर लेते हैं, दुआ पर इख्तिताम करें। आज का प्रोग्राम दुआओं की नज़र है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रियाज साहब, आपका वक्त दिया आपने और वाकई अहम इशू है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखते हैं कि अप्रैल के आखिर में क्या होता है। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।